नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी जो आपको रहस्य, भय और रूहानी ताकतों की गहराई में ले जाएगी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बचपन की जिज्ञासा के चलते एक खंडहर जैसी जगह पहुंचता है और वहां उसे ऐसा रहस्य मिलता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रघु है और मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के पास में मौजूद एक छोटे से धौलपुर का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल यह घटना आज से कई साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र शायद 10 से 11 साल के आसपास रही होगी। आज तो मैं एक अच्छी खासी नौकरी पकड़ के एक बड़े शहर में सेटल हो चुका हूं, लेकिन जिस वक्त मेरे साथ यह डरावनी घटना हुई थी उस वक्त मैं धौलपुर में ही रहा करता था, क्योंकि धौलपुर में ही हमारा पुश्तैनी घर था। उस घर में मेरे अलावा मेरे माता पिता और चाचा चाची, साथ ही उनके बच्चे नील और अर्जुन रहा करते थे और उनके अलावा हमारे दादा दादी भी हमारे साथ वहीं पर रहते थे। उस घर के मुख्य दरवाजे से थोड़ा आगे बढ़ने पर कमरों की कतार थी। उन कमरों की कतार में सबसे लास्ट में एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था जिसको हम घर का स्टोर रूम कहते थे, क्योंकि उसमें घर का सभी प्रकार का कबाड़ का सामान पड़ा रहता था। हमारे धौलपुर वाले उस घर के दरवाजे के सामने सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं हमारे घर की दीवार को पार करके हमारे आंगन तक आ रही थी। बचपन में मुझे उस पीपल के पेड़ पर चढ़ना और उस पर खेलना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन इसी के चलते कई बार मां से मुझे मार भी खानी पड़ती थी। जब बचपन में मुझे रात के वक्त नींद नहीं आती थी तो मेरी मां मुझे राजा और रानी की कई कहानियां सुनाया करती थी। साथ ही वह मुझे शैतानी दुनिया की भी बहुत सी ऐसी कहानियां सुनाया करती थी जिन कहानियों को सुनकर मैं अक्सर डर जाया करता था। किन उस तरह की भूत प्रेत वाली कहानियां मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आती थीं, क्योंकि उन कहानियों में इतनी ज्यादा रोचकता रहती थी कि कहानी के हर मोड़ में यह जानने की इच्छा लगी रहती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपनी माँ से इस तरह से भूत प्रेतों की कहानियां सुनते सुनते ही एक दिन मेरा असल में भी किसी ऐसी ही चीज से आमना सामना हो जाएगा। अब दरअसल मेरा बचपन कुछ ऐसे ही अपनी माँ के आंचल में लाड प्यार से बीत रहा था। फिर एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी मौसी का धौलपुर गया था। मौसी का धौलपुर में भी सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। इसके साथ ही मेरे जो सबसे छोटे विराट मामा थे उनसे तो मेरी काफी अच्छी बनती थी, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में सिर्फ 6 साल का ही अंतर था। जब हम कभी भी मिलते थे तो घंटों खेत में बैठकर बातें किया करते थे। इस बार जब मैं मेरे विराट मामा से मिला तो उन्होंने मुझे हरिदास काका के घर के पीछे वाले पुराना महादेव धाम के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि रघु, तुझे पता है हरिदास काका के घर के पीछे एक पुराना महादेव धाम है जो कि पिछली ही सर्दियों के मौसम में धौलपुर वालों की नजर में आया है। अब मेरे विराट मामा के मुंह से यह बात सुनकर मैं हंसते हुए उन्हें कहता हूं कि क्या विराट मामा, आप भी कैसा मजाक कर लेते हो। भला कोई पुराना महादेव धाम ऐसे अचानक से ही थोड़ी दिखाई दे सकता है। वह तो पहले से बना हुआ होगा या फिर किसी ने बनाया होगा। तो मेरी यह बात सुनकर मेरे विराट मामा मुझसे कहते हैं कि नहीं, यह सच है। असल में बंसीका के खेत का वह हिस्सा पिछले काफी लंबे समय से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां पर काफी लंबी लंबी और कटीली झाड़ियां थीं, जिसके चलते वहां पर सांप और बाकी के कई तरह के जानवरों के होने का डर बना रहता था, जिसकी वजह से कोई भी उस जगह के ज्यादा करीब नहीं जाता था। और क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से हरिदास काका के खेत में जो कुआं है वह भी सूख चुका है, इसी वजह से उसमें कोई फसल भी नहीं हो रही है, जिसके चलते अब हरिदास काका भी अपने खेत की पहले की तरह देखरेख नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन जब हरिदास काका का ही पोता अपने ही खेत में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो उसकी गेंद उन कटीली झाड़ियों वाली उस वीरान सी जगह की तरफ चली जाती है,
जिसके चलते उनका पोता उस तरफ अपनी गेंद को ढूंढते हुए चला जाता है। लेकिन जब वह उस जगह पर अपनी गेंद को ढूंढने के लिए उन कटीली झाड़ियों के अंदर घुसता है तो अंदर जाने के बाद उसे दिखाई देता है कि वहां पर कुछ पुराना महादेव धाम के ऊपरी हिस्से के जैसा है। जब यह बात उसने आकर धौलपुर में सभी लोगों को बताई तो हरिदास काका के साथ बाकी के धौलपुर वाले भी उस जगह पर जाकर देखते हैं तो वहां पर वास्तव में ही एक पुराना महादेव धाम था। फिर धौलपुर वालों ने धीरे धीरे उस जगह की अच्छी तरीके से खुदाई की तो वह जमीन में दबा हुआ पूरा का पूरा पुराना महादेव धाम ही धौलपुर वालों की नजर में आता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पुराना महादेव धाम में कोई भी मूर्ति नहीं थी। जब धौलपुर के पंडित जी को बुलाकर यह चीज दिखाई गई तो पंडित जी ने उसी दिन से धौलपुर के सभी लोगों का वहां पर जाना वर्जित कर दिया, यानी कि उन्होंने उस जगह पर आने के लिए सभी लोगों को मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि यह एक खंडहर पुराना महादेव धाम है। इसी वजह से उस वक्त से ही धौलपुर का कोई भी आदमी अब उस पुराना महादेव धाम की तरफ नहीं जाता है। लेकिन उस दिन के कुछ दिन बाद ही उस पुराना महादेव धाम की तरफ से रात के वक्त धौलपुर में अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं और वह आवाजें सुनने में काफी ज्यादा डरावनी होती हैं। इसी वजह से जब से वो आवाजें हैं उस पुराना महादेव धाम की तरफ से आने लगी हैं, उसके बाद से तो कोई उस तरफ जाना तो दूर की बात है, बल्कि उस पुराना महादेव धाम का जिक्र भी नहीं करता है। अपने विराट मामा के मुंह से यह बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं कि चलो ना विराट मामा, हम भी उस पुराना महादेव धाम को चलकर देख कर आते हैं। मुझे भी देखना है कि आखिर वह पुराना महादेव धाम कैसा है और वहां पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से धौलपुर के लोग उससे इतना ज्यादा डरते हैं। अब जैसे ही मेरे विराट मामा ने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो वह मुझसे कहते हैं कि पागल थोड़ी है वह, पुराना महादेव धाम ठीक नहीं है। पता नहीं कोई भूत प्रेत वहां पर बैठा हुआ मिला। तो मुझसे यह बात कहकर वह कहते हैं कि ना ही तो तू वहां पर जाएगा और ना ही मैं कभी वहां पर जाऊंगा। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे विराट मामा से उस पुराना महादेव धाम के बारे में और भी चीजें जान सकूं, क्योंकि मेरे मन में अब उस जगह के बारे में जानने की और उस जगह को देखने की काफी ज्यादा उत्सुकता हो गई थी। अब मुझे किसी भी हाल में वह पुराना महादेव धाम देखना था, पर यह सब इतना आसान भी नहीं था। साथ ही साथ मन ही मन में अकेला जाने का भी डर था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जगह के बारे में इतना ज्यादा उत्सुक होकर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं। लेकिन उस पुराना महादेव धाम को देखने से पहले मैंने सोचा कि धौलपुर के बाकी के लोगों से उस पुराना महादेव धाम के बारे में पता किया जाए। इसी वजह से मैं दूसरे दिन सुबह होते ही घर से अकेला ही हरिदास काका के उस खेत की तरफ चल पड़ता हूं। जब मैं उनके खेत पर पहुंचता हूं तो मुझे वहीं पर उनका वही पोता बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में मुझे मेरे विराट मामा ने बताया था। हालांकि मैं उनके उस पोते को पहले से भी जानता था, क्योंकि जब पहले भी मैं कई बार मौसी का धौलपुर आता था तो उसके साथ कई बार खेला करता था। जब मैं उनके खेत में गया तो मुझे उनका पोता वहीं पर खटिया पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसको वहां पर बैठा हुआ देखकर मैंने सोचा कि यह मौका अच्छा है। इसी वजह से मैं उसके पास गया और ज्यादा कुछ इधर उधर की बात ना करके उससे सीधा ही उस पुराना महादेव धाम के बारे में पूछ लेता हूं। जैसे ही मैंने उससे उस पुराना महादेव धाम के बारे में पूछा तो वह मुझको तपाक से जवाब देता है कि उस पुराना महादेव धाम में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा धौलपुर वाले या तुम्हारे विराट मामा तुमको बता रहे हैं। मैं तो कई बार उस पुराना महादेव धाम में जा चुका हूं, वहां पर डरने की जैसी कोई भी चीज नहीं है। साथ ही उसने बताया कि मैं तो रात के वक्त उस पुराना महादेव धाम के पास में चुपके से मेरे पापा की बीड़ी के बंडल में से बीड़ी निकालकर वहीं पर जाकर पीता हूं। जैसे ही उसने मुझसे यह बात कही तो उसके साथ साथ मुझे भी हंसी आ जाती है। अब उसकी यह बात सुनकर मैंने मेरे मन में सोच लिया था कि अगर यह 3 फुट का चूहे के जैसा लड़का वहां पर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। और उसी वक्त से मैं तय कर लेता हूं कि मैं आज रात को ही उस पुराना महादेव धाम में जाऊंगा। लेकिन इसके लिए मैंने मेरे मन में पूरी प्लानिंग बना ली थी,
जिसके चलते मैं शाम को घर पर जाकर चुपचाप खाना खाकर सो जाता हूं और घर के बाकी के लोगों के सोने का इंतजार करने लगता हूं। जैसे ही मुझे यह यकीन हुआ कि अब तक सभी लोग सो चुके हैं, तो मैं अपने हाथ में एक टॉर्च उठाता हूं और साथ ही एक चाकू भी ले लेता हूं और दबे पांव उस पुराना महादेव धाम की तरफ निकल पड़ता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे अंदर ही अंदर डर भी काफी ज्यादा लग रहा था। पर बीच बीच में मेरा मन मुझसे कह रहा था कि अगर वह छोटा सा बच्चा वहां पर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, और मैं इतना डर क्यों रहा हूं। अब तो मेरे पास चाकू भी है, तो कोई भी भूत प्रेत मेरे पास नहीं आ सकता। उस वक्त मैं ऐसा इस वजह से सोच रहा था क्योंकि बचपन से ही मैंने जब मेरी माँ से भूत प्रेतों की कहानियां सुनी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जिस भी इंसान के पास चाकू रहता है तो भूत प्रेत उसके पास नहीं आते हैं। अब पता नहीं मेरी माँ ने मुझे ऐसी बात क्यों कही थी। अब यही सब सोचते सोचते मैं हरिदास काका के खेत के पास पहुंच जाता हूं। जब मैंने वहां से चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं धीरे धीरे हरिदास काका के खेत को पार करके आगे की तरफ, वह जो पुराना महादेव धाम था, उस तरफ चला जाता हूं। जैसे ही मैं उस तरफ जाता हूं तो मुझे दूर से ही बहुत भयानक सा पुराना महादेव धाम दिखाई देने लगता है, जो कि रात के वक्त उस काले अंधेरे में किसी भूतिया शमशान घाट की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि दिखने में तो वह ज्यादा बड़ा नहीं था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दो कमरों को जोड़कर एक पुराना महादेव धाम बना दिया गया हो। उस पुराना महादेव धाम के ऊपर एक काले रंग का झंडा लहरा रहा था, जो कि रात के वक्त उस घने अंधेरे में काफी गौर से देखने पर दिखाई दे रहा था। एक पल को मेरा मन हुआ कि वापस भाग जाऊं, क्योंकि दूर से उस पुराना महादेव धाम को देखते ही मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को किसी तरह से हिम्मत दी और फिर धीरे धीरे उस पुराना महादेव धाम की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता गया तो मुझे दिखाई देता है कि उस पुराना महादेव धाम के आसपास में उगी हुई कटीली झाड़ियां उस पुराना महादेव धाम को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। लेकिन मैं किसी तरह से अब उस पुराना महादेव धाम के पास में पहुंच चुका था। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे दिखाई देता है कि उस पुराना महादेव धाम में कुल 4 सीढ़ियां थीं और उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जैसे ही मैंने उस ताले को देखा तो मैं काफी ज्यादा निराश हो जाता हूं, क्योंकि अगर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था तो मैं अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन आज मैं पूरा मन बनाकर आया था कि मैं किसी भी तरीके से उस पुराना महादेव धाम के अंदर जाकर ही रहूंगा। इसी वजह से मैं टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ देखता हूं और फिर मुझे वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको उठाकर मैं उस ताले पर जोर से मारता हूं। शुरू में 1-2 बार मारने पर तो उस ताले पर कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि वह ताला दिखने में काफी ज्यादा मोटा और जंग लगा हुआ था। लेकिन फिर बार बार मारते रहने पर वह ताला टूट जाता है। अब ताले को तोड़ने के बाद मैं उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूं तो दरवाजे को खोलते ही मुझे इतनी भयंकर बदबू आती है कि जैसे अंदर की तरफ कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। उस बदबू की वजह से मेरा वहां पर सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। लेकिन फिर मैंने अपनी ही टी-शर्ट को ऊपर करके अपने नाक के ऊपर लगाया और अपनी नाक को उस टी-शर्ट से दबाकर मैं टॉर्च की रोशनी में उस पुराना महादेव धाम के अंदर धीरे धीरे दबे कदमों से जाने लगता हूं। जैसे ही मैं उस पुराना महादेव धाम के अंदर जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि धौलपुर वाले लोग सच ही कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त उस पुराना महादेव धाम के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं थी, लेकिन मूर्ति रखने की जगह जरूर बनी हुई थी। अंदर कुछ छोटे छोटे कुंड बने हुए थे। साथ ही उस पुराना महादेव धाम की दीवारों पर इंसानी बलि देने के भी चित्र बने हुए थे। जब मैंने गौर से टॉर्च की रोशनी में देखा तो उस पुराना महादेव धाम में टोटल 9 चित्र ऐसे बने हुए थे जिनमें इंसानों की बलि देते हुए दिखाया गया था। अभी वह सब देखने के बाद मैं उस पुराना महादेव धाम से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पुराना महादेव धाम के एक कोने में पड़ी तो मुझे उस कोने में एक पुराना सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही मुझे वह संदूक दिखाई देता है तो मैं उस संदूक की तरफ जाता,
लेकिन इससे पहले कि मैं उस संदूक के पास में पहुंच पाता, मेरा मुंह पूरी तरीके से जालों से भर जाता है, क्योंकि उस वक्त उस पुराना महादेव धाम के अंदर काफी ज्यादा जाले लगे हुए थे। लेकिन फिर मैं किसी तरह से अपने मुंह को लों से साफ करते हुए उस संदूक के पास में जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस संदूक के पास जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उस संदूक के पीछे की तरफ की जो दीवार है उसके ऊपर काफी ज्यादा सीलन आई हुई है। उस सीलन को देखकर मैं काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता हूं, क्योंकि पुराना महादेव धाम के चारों तरफ तो पानी का कोई भी स्रोत नहीं था, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से ही हरिदास काका के इस खेत का वह जो पानी का कुआं था वह भी सूख चुका था। ऐसे में दीवार पर उस सीलन को देखकर मैं सोचने लगता हूं कि बिना पानी के ही इस दीवार पर यह सीलन कैसे आ रही है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दीवार में वह सीलन पानी की वजह से आ रही है या फिर उस दीवार से कोई खून रच रहा है। लेकिन फिर मैं अपनी टॉर्च की रोशनी में उस संदूक को खोलता हूं। जैसे ही मैं उस संदूक को खोलता हूं तो मुझे उस संदूक के अंदर सिर्फ एक चीज के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह चीज उस संदूक के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई थी। जब मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी संदूक के अंदर डाली तो मुझे दिखाई देता है कि वह एक मोटी सी काले रंग की किताब थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, काल विनाशक की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उसे देखकर एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं इसे यही पढ़ लेता हूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि यह किताब तो इतनी ज्यादा मोटी है और उसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उस किताब को अपने हाथ में उठाते ही पता नहीं वहां पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मेरी जो टॉर्च थी वो अचानक से झपझप करके बंद हो जाती है। और जैसे ही वो टॉर्च बंद होती है तो मेरे चारों तरफ काफी घना अंधेरा छा जाता है। अब मुझे मेरे बगल का भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं वहां से बाहर की तरफ आने लगता हूं। अभी मैंने 1-2 कदम रखे ही थे कि तभी अचानक से ही कोई बहुत नुकीली चीज मेरे पैर के तलवे में छुप जाती है। जैसे ही वह चीज मेरे पैर के तलवे में छुपती है तो मेरे मुंह से एक चीख निकल जाती है, लेकिन मैं अपने एक हाथ को अपने मुंह पर रख लेता हूं। पर उस वक्त मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द इतना भयंकर था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से लंगड़ा लंगड़ा उस पुराना महादेव धाम से बाहर निकलने लगता हूं। पर उस वक्त अंधेरा काफी ज्यादा था। इसी वजह से मैं दीवार को पकड़े पकड़े ही उस पुराना महादेव धाम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन इसी कोशिश में मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरे पैर से काफी ज्यादा खून बह रहा है, क्योंकि मुझे मेरे ही पैर के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से कोशिश करते करते मैं उस पुराना महादेव धाम के दरवाजे से बाहर आ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर आता हूं तो वहां पर एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं। दरअसल जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर आया तो अचानक से ही मेरी टॉर्च अपने आप ही जल जाती है। उस टॉर्च को अपने आप ही जलता हुआ देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यह टॉर्च अपने आप ही कैसे चालू हो गई। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद अंदर से इसकी बैटरी हिल गई होगी। लेकिन टॉर्च के चालू होते ही मैं उस टॉर्च से अपने पैर के ऊपर रोशनी डालकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरे पैर के तलवे से काफी ज्यादा खून बह रहा है और वहां पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया है। लेकिन जब मैंने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो मुझे दिखाई देता है कि जिस तरफ से मैं चलकर आया था उस तरफ कहीं पर भी खून के धब्बे नहीं लगे हुए थे, जबकि मेरे पैर से तो उस वक्त काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। अभी मैं यह चीज देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही उस पुराना महादेव धाम के दरवाजे खटाकर हैं। उस पुराना महादेव धाम के दरवाजे को इस तरह से बंद होता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, क्योंकि उस वक्त वहां पर ना ही तो कोई इतनी तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से वह हवा के कारण बंद हो जाए, पर उस चीज के होते ही मेरी बुरी तरीके से फट जाती है, जिसके चलते मैं काफी तेजी से लंगड़ा लंगड़ा उस पुराना महादेव धाम की तरफ से धौलपुर में लौट आता हूं। लेकिन उस वक्त भी मेरे हाथ में वह काले रंग की मोटी सी किताब थी। पर जैसे ही मैं घर पर आया तो मैं चोरी छुपे घर के अंदर घुसकर चुपचाप अपने कमरे के अंदर जाकर सो जाता हूं।
और सोने से पहले मैंने उस मोटी सी काले रंग की किताब को अपने कपड़ों के बैग के अंदर छुपा दिया था। इसके साथ ही मैंने अपने पैर पर भी कुछ दवाई लगाकर बांध लिया था। लेकिन उस वक्त तक घर के जो सभी लोग थे वह छत पर सो रहे थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गर्मियों के मौसम में अक्सर सभी लोग छत पर ही सोते हैं। इसी वजह से मैं भी किसी तरह से लंगड़ा लंगड़ा छत की सीढ़ियां चढ़कर वहां जाकर अपने विराट मामा के बगल में सो जाता हूं। लेकिन जिस वक्त सुबह मेरी आंखें खुली तो सूरज महाराज हमारे घर की छत पर आग बरसा रहे थे। और उस वक्त तक घर के सभी लोग उठ चुके थे, क्योंकि उस वक्त मेरे अलावा छत पर कोई भी नहीं सो रहा था। अब जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मुझे उस काली किताब की याद आती है, जिसकी वजह से मैं तुरंत ही वहां से उठकर थोड़ा सा लंगड़ा हुए अपने कमरे के अंदर जाता हूं और अपने कपड़ों के बैग को खोल कर देखता हूं। जैसे ही मैं बैग को खोल कर देखता हूं तो मेरे मन में तसल्ली हो जाती है, क्योंकि उस वक्त तक भी वह काले रंग की किताब वहीं पर मेरे कपड़ों के बैग के अंदर ही रखी हुई थी। अब उस किताब को देखकर मेरे मन में उस वक्त विचार आया है कि क्यों ना इस किताब को अब पढ़ा जाए। लेकिन तभी बाहर की तरफ से मेरे विराट मामा मुझे आवाज लगाते हैं कि जल्दी से जाकर नहा लो। उसके बाद मैं मार्केट जा रहा हूं। अब जैसे ही मैंने विराट मामा की आवाज सुनी तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी इस किताब को पढ़ने बैठा तो वो मुझे ठीक से पढ़ने भी नहीं देंगे और बीच बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूं। तब तक घर के सभी लोग बाहर काम पर भी चले जाएंगे और घर पर सिर्फ औरतें ही रहेंगी, जो कि अपनी ही बातों में मुस्कुर रहती हैं। तो ऐसे में मुझे अकेले में इस किताब को पढ़ने का अच्छे से टाइम मिल जाएगा। यही बात सोचकर मैं नहा धोकर तैयार होकर वापस आता हूं और फिर उस किताब को पढ़ने बैठता हूं। काले रंग के कवर में लिपटी वह मोटी सी किताब जिस पर लिखा हुआ था, काल विनाशक की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उस किताब को खोलने से पहले, जैसा कि हम हमेशा ही हनुमान चालीसा या किसी और चीज को पढ़ने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो उस तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और उस किताब को खोलना चाहा। लेकिन भगवान का नाम लेने पर वह किताब खुल ही नहीं रही थी। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह किताब नहीं खुली। तो गुस्से में आकर मैंने उसे साइड में रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे साइड में रखा तो हवा के झोंके के साथ उस किताब का पहला पन्ना अपने आप ही पलट गया। अब उस किताब के पन्ने को अपने आप ही पलट हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब बात है। अभी जब मैं इसको पढ़ने बैठा था तब तो यह किसी गोंद की तरह चिपक गई थी और खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर जैसे ही मैंने इसको साइड में रखा तो अपने आप ही खुल गई। लेकिन अब जब उसको उठाकर मैं पढ़ने बैठा तो मुझे दिखाई देता है कि उसके पहले पन्ने पर एक आदमी का चित्र था, जिसका सिर गंजा था और उस पर 2 सिंह थे। शरीर पर सिर्फ काले रंग की लंगोट थी। कमर से 2 काले रंग के बड़े बड़े पंख निकले हुए थे और एक काले रंग की पूंछ थी। साथ ही उसके जो दांत थे वो बाहर की ओर निकले हुए थे और उसके नीचे लिखा हुआ था, काल विनाशक। अब जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि मैंने बचपन में अपनी मां से भूत प्रेतों की अनेकों कहानियां सुनी थी, लेकिन यह काल विनाशक मेरे लिए एक नया नाम था। मुझे रत्ती भर भी नहीं पता था कि काल विनाशक क्या होता है। लेकिन उस वक्त उस चित्र को देखकर मैं थोड़ा बहुत डर भी गया था। इसीलिए मैंने किताब को वापस बंद करना चाहा। लेकिन जैसा कि उसको पहले जब मैं पढ़ने बैठा था तो वह खुलने का नाम नहीं ले रही थी, तो अब वैसे ही वापस बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। यानी कि मेरे कई बार कोशिश करने के बाद भी वह किताब बंद नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से अब मेरे पास उसके अगले पन्ने को पलटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अगला पन्ना पलटा। अब मेरे आंख बंद करने के पीछे की वजह यह थी कि उस वक्त मैं यह सोच रहा था कि पता नहीं अगले पन्ने पर इससे भी कहीं ज्यादा डरावना और कोई चित्र बना हुआ होगा, जिसे मैं एक ही पल में देखना नहीं चाहता था। पर अगला पन्ना पलटने के बाद जब मैं धीरे धीरे आंखें खोलकर उस पन्ने की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस पन्ने पर एक कहानी लिखी हुई है, जहां से इसकी शुरुआत हो रही थी। अब उस कहानी को देखकर तो मेरी आंखों में एक चमक आ जाती है और मैं
मैं उस कहानी को पढ़ाना शुरू कर देता हूं। उस कहानी में लिखा हुआ था कि मैं काल विनाशक हूं और मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। एक बात याद रखना कि तुम इस किताब को खोल तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन यह बंद मेरी मर्जी से ही होगी। तुम जो कोई भी इस किताब को पढ़ रहे हो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना इतिहास जानने की अनुमति दी है। आज से तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। मैं तुम्हें दौलत, शोहरत, प्यार, पैसा, वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इसके बदले में आज से तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। लेकिन मेरी पूजा करने से पहले तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने भगवान को भूलना होगा। और वैसे भी तुम्हारा भगवान बहुत ही ज्यादा घमंडी है, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वह तुम्हारा ध्यान रखे। अब जब मैंने उस कहानी को आगे पढ़ा तो मुझे पता चलता है कि काल विनाशक एक आदमी की बलि देना चाह रहा था। उसके आसपास उसके ही जैसे कई काल विनाशक बैठे हुए थे, जो हाथ में कटोरा लिए उस इंसान के कटने का इंतजार कर रहे थे। अब वह दूसरा पन्ना पूरा हो चुका था। इसी वजह से मैं तीसरे पन्ने को पलटूं। अगले पन्ने पर लिखा हुआ था कि काल विनाशक एक प्रेत प्रजाति होती है, लेकिन प्रेतों में सबसे खतरनाक इसी प्रजाति को माना जाता है। यह उन लोगों की भटकती हुई आत्मा होती है जो अपने जीवन काल में अत्यंत नीच कार्यों को करते इनके पास अपार शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों के बल पर यह किसी को भी सम्मोहन में कर सकते हैं। यह इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें किसी के शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं के रूप में रहकर भी इंसान को हानि पहुंचा सकते हैं, पर अगर यह इंसान की इच्छाओं को पूरा करना चाहे तो यह उस इंसान को रंग से राजा बना देते हैं। इनका प्रेत काल बहुत लंबा होता है। किसी भी सूरत में इनका विनाश संभव नहीं है। इसीलिए इनकी गुलामी इंसान को हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि काल विनाशक की गुलामी इंसान को दुनिया पर राज करवा सकती है। अब जैसे ही मैंने उस किताब के अंदर यह बातें पढ़ी तो मेरी एक जोरदार हंसी निकल जाती है। उस वक्त मुझे इतनी ज्यादा हंसी आती है कि मैं उस किताब को साइड में रखकर वहां पर जोर जोर से हंसने लगता हूं और खुद से कहने लगता हूं कि कितनी मजाकिया किताब थी। इसके बाद मैं उस किताब को साइड में रखकर हंसते हंसते उस कमरे से बाहर आ जाता हूं। अब वह दिन तो मेरा पूरा दिन शांति से बीतता है, लेकिन शाम ढलते ढलते मेरा मन घबराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही मुझे यह एहसास होने लगा तो मैं अकेला रहने से घबराने लगा। इसी वजह से मैं अपने विराट मामा के साथ साथ घूमने लगा। घर में जहां पर भी वह जाकर बैठते या कुछ करते तो मैं उनके पीछे पीछे हो लेता। अब विराट मामा के साथ रहने की वजह से मुझे थोड़ा कम डर लग रहा था। रात को भी मैं अपने विराट मामा से चिपक कर ही सोया था, लेकिन डरते डरते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। लेकिन रात के बीच अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं, और जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने आप को उसी पुराना महादेव धाम में पाता हूं, जिस पुराना महादेव धाम से मैं वह काली किताब उठाकर लेकर आया था। अपने आप को उस डरावने और खंडहर से पुराना महादेव धाम में देखकर मेरी तो हालात ही खराब हो गई थी। मैं वहां से उठकर वापस भागने को हुआ ही था कि तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर को ज्यादा नहीं हिला सकता। अभी मैं उस पुराना महादेव धाम में से निकलने के लिए अपने आप को उस जगह से निकालने की कशमकश कर ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि एक काला साया मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझसे थोड़ी ही दूरी पर वह रुक गया और धीरे से वहां एक अजीब सी रोशनी होने लगी। अब वह काला साया मेरे सामने बिल्कुल उसी आकृति में आ गया था जिस तरह का चित्र उस किताब में मैंने देखा था। अभी मैं उसको ठीक से देख भी नहीं पाया था कि तभी अचानक से ही वह 2 सींग वाला भयानक सा दिखने वाला आदमी मुझसे कहता है कि बेवकूफ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे अस्तित्व को नकारने की जरूरत की। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी मुझसे। ऐसा कहकर उसने अपनी लंबी काली पूंछ से मुझे वहां से उठाकर उस पुराना महादेव धाम की पुरानी सी खंडहर सी दीवार पर काफी जोर से दे मारा। उस वक्त मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सर तो बचा लिया था, लेकिन मेरी कमर पूरी तरीके से टूट गई थी।
उसने एक चाबुक लिया और जब मैं नीचे पड़ा हुआ था तो मुझे जोर जोर से मारने लगा। उस चाबुक से 4 से 5 बार मेरे ऊपर मारते ही मेरे मुंह से खून निकलने लगा था और हर एक चाबुक के वार के साथ मेरी चमड़ी उधर करर उसके साथ जा रही थी। अब उस वक्त मुझे जल्द ही समझ में आ जाता है कि यहां से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता है उस काल विनाशक की गुलामी स्वीकार करना। इसी वजह से उस वक्त मैं हाथ जोड़कर उसे अपनी दबी दबी आवाज में कहता हूं कि काल विनाशक, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपकी गुलामी स्वीकार करता हूं। मेरी यह बात सुनकर वह कुछ पल के लिए रुका और फिर उस पुराना महादेव धाम में, जिस जगह को मैं किसी मूर्ति के रखने की जगह समझ रहा था, उस जगह पर जाकर एक राजा की तरह बैठ जाता गया। जब वह उस जगह पर एक राजा की तरह बैठता है तो उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसका आसान हो। उस वक्त उसने मुझसे जो कुछ भी कहा उसको सुनकर मेरी हवा निकल जाती है, क्योंकि वह मेरा पूरा अतीत जानता था। साथ ही उसने कहा कि अब मैं अपनी मर्जी से उसकी गुलामी मंजूर कर रहा हूं और अगर मैं अपनी बात से पीछे हटा तो वह मेरे पूरे परिवार को मार देगा। लेकिन अगर इसके साथ ही मैं उसकी शरण में रहा तो वह मुझे वह सब कुछ देगा जो मुझे अपने जीवन में पाने की ख्वाहिश है। लेकिन उस वक्त मैं मेरे मन ही मन में सोच रहा था कि अभी इस समय तो मुझे सिर्फ अपनी जान बचाने की ख्वाहिश है। एक बार मैं किसी तरह से इस पुराना महादेव धाम से बाहर निकल जाऊं, फिर आगे क्या करना है इस बारे में सोचूंगा। इसीलिए मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर घर जाने की विनती की तो मेरी यह बात सुनकर वह मुझसे कहता है कि नादान बालक, अपना सिर झुका मेरे कदमों में, क्योंकि जो कोई भी काल विनाशक की गुलामी स्वीकार करता है उसको हमेशा ही काल विनाशक के आगे अपना सिर झुकाकर रखना होता है। उस वक्त उसकी वह आवाज उस पुराना महादेव धाम में इस तरीके से गूंज रही थी जैसे कि आसमान से कोई आकाशवाणी हो रही हो। इसके बाद मैंने किसी आज्ञाकारी बालक की तरह उसके सामने अपना सिर झुकाया और सिर झुक उससे अपने घर जाने की अनुमति मांगी। अभी मैं सिर झुकाकर उससे यह कह ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहां पर उस पुराना महादेव धाम में एक तेज रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी का प्रकाश इतना तेज था कि मैं अपनी आंखों को खोलकर नहीं रख सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बंद आंखों को फिर से खोला तो मैं अपने आप को अपने विराट मामा के बगल में ही सोया हुआ पाता हूं। लेकिन उस वक्त मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था, गला प्यास से सूख चुका था और मेरा दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। यह सभी चीज मुझे यकीन दिला रही थी कि अभी अभी मैंने जो देखा या फिर महसूस किया वह मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उस वक्त मुझे इतनी तेज प्यास लग रही थी कि वह मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। इसी वजह से मैं किसी तरीके से हिम्मत करके उठकर खड़ा होता हूं और छत के एक कोने में ही रात के वक्त जो पीने के पानी के लिए मटका रखा हुआ था, मैं उसके पास जाकर पानी पीता हूं। लेकिन पानी पीकर जैसे ही मैं वापस मुड़ता हूं तो मुझे छत के ऊपर ही एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही मैं डरते डरते उस चीज की तरफ गया तो मुझे दिखाई देता है कि वह वही काली सी मोटी किताब थी जिसको मैं उस पुराना महादेव धाम से उठाकर लेकर आया था, जो नीचे कमरे में मेरे कपड़ों के बैग के अंदर रखी हुई थी। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने उस किताब को छुआ तो उस किताब को छूते ही मेरे पूरे शरीर में एक सरसराहट दौड़ गई और अचानक से ही अभी मेरे पूरे बदन में जो काफी तेज दर्द हो रहा था वो दर्द गायब हो जाता है। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मेरे शरीर में कोई दर्द था ही नहीं। उस वक्त मेरा सारा दर्द गायब हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे खुशी तो काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन उस वक्त में डर भी काफी ज्यादा रहा था। इसी वजह से वापस आकर मैं मेरे विराट मामा से चिपक कर सोने की कोशिश करने लगता हूं और फिर मुझे कुछ ही देर में नींद भी आ जाती है। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो सभी घर वाले उस वक्त अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो मैं कल की तरह ही नहा धोकर फिर से तैयार होकर उस किताब को लेकर उसे पढ़ने बैठ गया था। लेकिन अब इससे आगे मैंने उस किताब के अंदर क्या पढ़ा और इसके आगे मेरे साथ इस कहानी में क्या हुआ, इसके बारे में आप इस कहानी के अगले पार्ट में जानने वाले हैं। यह कहानी काफी ज्यादा लंबी है, इसी वजह से यह बहुत से पार्टों में आने वाली है।
हो सकता है कि आज वाले इस पहले पार्ट में यह कहानी आपको ज्यादा पसंद ना आई हो, लेकिन मैं आपसे इस बात का दावा करता हूं कि आगे चलकर यह कहानी बहुत ही भयंकर और डरावनी बनने वाली है। इसी वजह से अगर आप लोग इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।